नमस्कार दोस्तों हाल ही में सऊदी अरब तुर्की और पाकिस्तान के बीच एक त्रिपक्षीय रक्षा समझौता हुआ है। इस रक्षा समझौते में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन तीनों के द्वारा हस्ताक्षर करके इस समझौते को अंतिम रूप दिया गया है। अब इस समझौते से पाकिस्तान कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में जितने भी युद्ध होंगे उनमें अब ये दोनों देशों का सहयोग लेगा और हो सकता है भारत के खिलाफ भी आगे आने वाले भविष्य में ये मोर्चा खोल दे। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर वर्तमान में पाकिस्तान की स्थिति आप देख ही रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि भीख मांगने का भी एक तरीका होता है, जो पाकिस्तान अब एक राकेश समझौते के जरिए अन्य देशों से सहयोग की अपील करना चाहता है। यानी खुद तो कुछ कर नहीं पा रहा है, लेकिन अब रक्षा समझौते के जरिए दूसरे देशों से भीख मांग रहा है। चलिए इसको लेकर हाल ही में एक खबर चर्चा में है कि मक्का डिफेंस डील पाकिस्तान की मजबूरी है इसके पीछे, या फिर सऊदी अरब की कोई रणनीति है। पश्चिम एशिया के जो बदलते रक्षा समीकरण है उनकी इनसाइड स्टोरी क्या है, इन सब के बारे में इस वीडियो में विस्तार से समझ लेते हैं। आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है, यह डिफेंस डील क्यों हुई है? पाकिस्तान की कोई मजबूरी है उस वजह से हुई है, या फिर सऊदी अरब की कोई चाल है, सऊदी अरब को इसके पीछे चाल चल रहा है जिस वजह से यह समझौता हुआ है? इसके बारे में विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार ये भविष्य में भारत को किस प्रकार से प्रभावित करेगा। चलिए समझ लेते हैं। आप देख रहे हैं कंसिडर आईएएस, मेरा नाम है सचिन। चलिए सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करेंगे तो सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने त्रिपक्षीय रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे मक्का जॉइंट डिफेंस समझौता नाम दिया गया है। यह समझौता नाटो के आर्टिकल 5 की तर्ज पर बना है, यानी किसी एक देश पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। यानी इन तीनों देशों के बीच एक रक्षा समझौता हुआ है, जिस रक्षा समझौते का नाम दिया गया है मक्का जॉइंट डिफेंस समझौता। और ये इस समझौते को सबसे अधिक जो खास बनाता है वो है अनुच्छेद 5, जो नाटो का अनुच्छेद 5 है। और इसी की तर्ज पर ये बना है, तो इससे कहीं ना कहीं अगर एक किसी देश पर हमला होता है तो ये हमला तीनों देशों पर माना जाएगा और फिर तीनों देश मिल करके उस हमला करने वाले देश पर अटैक करेंगे। तो इसी वजह से ये जो समझौता है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट भी हुआ है और चर्चा में भी आया है। इसमें सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस समझौते पर सहमति जताई है। भारत ने भी यहाँ पर कहा है कि वह इस घटनाक्रम पर बारीकी से नज़र रख रहा है। और वहाँ हालांकि यहाँ पर जो विश्लेषक है वो कहते हैं कि ऐतिहासिक रूप से ये पाकिस्तान के लिए है, लेकिन व्यवहारिक रूप से काफ़ी ज़्यादा बेअसर है, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय देखा गया था। यानी भविष्य में जितने भी समझौते होंगे वो पाकिस्तान करेगा, लेकिन पास्ट में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के साथ काफ़ी देशों के द्वारा रक्षा समझौते किए गए थे। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष शुरू हुआ, ऑपरेशन सिंदूर भारत के द्वारा जब पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ था तो उस दौरान चलाया, तो देखा था आपने कि किस प्रकार से पाकिस्तान के सहयोगियों के द्वारा कितनी पाकिस्तान की सहायता की थी। बेचारा एक असहाय डॉगी की तरह देखता रहा था, किसी ने भी इसकी सहायता नहीं की। अब इस समझौते की जो मुख्य शर्तें हैं उनकी बात करें तो समझौते के तहत तीनों में से किसी भी एक देश पर सशस्त्र हमला होने पर उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। और यहाँ पर पाकिस्तान के विदेशी मंत्रालय के अनुसार यह समझौता ऐतिहासिक तथ्यों, संबंधों, इस्लामिक एकजुटता और रणनीतिक हितों पर आधारित है। तुर्की के एक अधिकारी ने कहा है कि यह समझौता पूरी रक्षात्मक है और किसी एक विशेष देश को निशाना बनाने के लिए नहीं है। भविष्य में क्षेत्र के अन्य देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं और रक्षा समझौता द्विपक्षीय या फिर बहुपक्षीय सुरक्षा व्यवस्थाओं की जगह नहीं लेगा। यानी यहाँ पर एक चीज़ है कि पहला तो पॉइंट वाली बात है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो ये सभी देशों पर हमला माना जाएगा। नाटो का आर्टिकल 5 यहाँ पर अलाउ है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय है वो कह रहा है कि ये जो समझौता है वो ऐतिहासिक संबंधों के लिए है। और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान सबसे अधिक जो धार्मिक कार्ड खेलता रहता है ना, वही इसके द्वारा यहाँ पर भी खेला गया है। यहाँ पर इस्लाम की आड़ में पाकिस्तान के द्वारा यह रक्षा समझौता है वो इन दोनों देशों के साथ किया गया है। इसके साथ ही साथ रणनीतिक हित भी बताए गए हैं कि पाकिस्तान का रणनीतिक हित भी इसमें पूरी तरीके से सुरक्षित है। और तुर्की यहाँ पर कहता है कि ये समझौता है पूरी तरीके से रक्षात्मक है, यहाँ पर किसी एक देश को टारगेट करने के लिए ये समझौता है वो नहीं किया है। और ये भी कहा है कि भविष्य में और देश भी इसमें शामिल हो जाएंगे, लेकिन ये कोई द्विपक्षीय या बहुपक्षीय जो सुरक्षा व्यवस्था है उनकी जगह बिल्कुल भी नहीं लेने वाला है।
इसके साथ ही तीनों देशों की अलग अलग ताकत की बात करें कि आखिरकार तीनों देशों की स्थिति कैसी है, तो तुर्की के पास नाटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, जो एक ऐसा संगठन है जिसमें काफ़ी सारे देश इसमें कनेक्टेड है। और इसमें ज़्यादातर जो देश हैं वो यूरोप के हैं, तो इस वजह से ये कहने की एक संघ है। और पूरी तरीके से इसमें जो सेकंड नंबर पर सेना आती है वो है यहाँ पर तुर्की के पास है, यानी तुर्की की ऐसी सेना है जो नाटो की सबसे बड़ी दूसरी सेनाओं में काउंटिंग होती है। तो यहाँ पर तुर्की की स्थिति अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। इसके साथ ही साथ सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातकों में से एक है और इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों का संरक्षक भी है, यानी यहाँ पर सऊदी अरेबिया है वो सबसे अधिक तेल बेचता है और इस्लाम में भी इसकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। इस्लामिक जो स्थल हैं उनकी ये रक्षा करता है। अब यहाँ पर पाकिस्तान एकमात्र ऐसा मुस्लिम बहुल देश है जिसके पास परमाणु हथियार है, यानी पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो IMF और विदेशी कर्जों पर निर्भर है, यानी पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अपने परमाणु हथियारों को लेकर के किसी भी देश के साथ रक्षा समझौता करने के लिए बैठ जाता है। अदरवाइज इसके पास कोई भी ऐसी पावर नहीं है जिसके जरिए ये रक्षा समझौता करने लायक हो। इसकी स्थिति ऐसी खराब है, इतनी खराब है कि ये अपनी खुद की हालत यहाँ पर सुधार नहीं पा रहा है और दूसरे देशों के साथ जो है यहाँ पर इस प्रकार के रक्षा समझौते जो करने के लिए चल देता है। इसके साथ ही आधिकारिक और विशेषज्ञ की टिप्पणी की बात करें इस समझौते पर, तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा है कि भारत इस समझौते पर बारीकी से नजर रख रहा है और अपडेट भी देता रहेगा। गल्फ रिसर्च सेंटर के चेयरमैन अब्दुल अजीज सागर ने रॉयटर्स से कहा है कि शिखर सम्मेलन का राजनीतिक महत्व तो बहुत ज़्यादा है। इसके साथ ही साथ सागर के अनुसार यदि इसे संस्थागत रूप दिया जाए तो यह ढांचा तीनों देशों की कूटनीतिक और रक्षा ताकत मजबूत कर सकता है। तुर्की और सऊदी अरब के संबंध ऐतिहासिक रूप से हमेशा सहज नहीं रहे हैं, यानी विशेषज्ञ अपनी अपनी राय बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये भविष्य में ये रक्षा समझौता यहाँ पर इफेक्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी आपको एक बात बता दूँ कि तुर्की और सऊदी अरब के बीच जो ऐतिहासिक स्थिति रही है वो एक दूसरे के खिलाफ जो है एक शत्रु की रही है। लेकिन यहाँ पर इस एग्रीमेंट ने इन दोनों देशों को एक जगह ला करके रख दिया है, तो इसका जो इतिहास है वो तो नहीं बदल जाएगा। इतिहास में इन दोनों के बीच बिल्कुल भी नहीं बनी है और ये दोनों एक दूसरे से लड़ भी चुके हैं, तो यहाँ पर हमें नहीं लगता कि स्थिति इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी जितनी यहाँ पर पाकिस्तान समझता रहता है। तो इस प्रकार से ये कहीं ना कहीं कुछ फैक्ट हैं जो आधिकारिक और इसके साथ ही साथ विशेषज्ञों के द्वारा बताए गए हैं। इसके साथ ही भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर यहाँ पर गौर कर लेते हैं, तो 7 से 10 मई 2025 के बीच भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और इस दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान में जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के ठिकानों तथा रडार प्रतिष्ठित जो प्रतिष्ठानों हैं उनको निशाना बनाया था। उस समय पाकिस्तान ने सऊदी अरब और इस्लामिक देशों से मदद नहीं मांगी थी, लेकिन यहाँ पर कोई सैन्य सहायता उसे नहीं मिली। पाकिस्तान को महज 4 दिनों में युद्ध विराम के लिए कहना पड़ा, जो पुराने रक्षा समझौते की जो व्यवहारिक सीमाओं को दिखाता है। यानी पाकिस्तान के द्वारा हाल ही में ये समझौता किया गया है जिसमें 3 देश शामिल हैं, इसमें सऊदी अरब है, तुर्की है, पाकिस्तान खुद इसमें शामिल है। तो ये किस प्रकार से ग्राउंड पर इफेक्ट करेगा ये तो भविष्य में पता चलेगा, जिस पर जब जो है पाकिस्तान और भारत के बीच वॉर होगा। लेकिन इसमें एक और पाकिस्तान के द्वारा समझौता किया है हाल ही में, इसने यूएई के साथ किया है, यूएई पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट, तो वहाँ पर भी इसी प्रकार का है। लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर अपने न्यूक्स यानी जो परमाणु हथियार है उनके बलबूते पर इस प्रकार के समझौते करता रहता है। यहाँ पर एक चीज़ और है दोस्तों जो सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि आखिरकार ये समझौता हो कैसे गया। यानी एक ऐसा देश जो काफ़ी सब पूरी तरीके से संपन्न है, सबसे अधिक तेल बेचता है, तो आखिरकार ऐसा देश पाकिस्तान के साथ समझौता क्यों कर रहा है। इसके पीछे की 2 वजह हो सकती हैं। या तो पाकिस्तान की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, आप देख ही रहे हैं, वैसे तो ख़राब ही है क्योंकि ये अपनी खुद की अपने इंटरनल जो इश्यूज़ हैं उन्हें ये अच्छी तरीके से कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है। बलूच विद्रोह है वो काफ़ी टाइम से चल रहा है और उसने 11 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस भी घोषित कर दिया है। हालांकि
क्या होता है ये तो 11 तारीख को ही पता चलेगा। इसके साथ ही साथ टीटीपी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो भी पाकिस्तान के अंदर लगातार आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न है। यानी पाकिस्तान के अंदर जो टेरर एक्टिविटीज़ हैं वो हाई है, और इसी वजह से भारत की सीमाओं पर भी जो है इस प्रकार की जो आतंकवादी की घटनाएं हैं वो देखने को मिलती रहती है। तो यहाँ पर पाकिस्तान की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। एक वजह ये भी हो सकती है, इसके साथ ही साथ दूसरी वजह ये भी है कि जिस प्रकार से जो मिडिल ईस्ट है उसके अंदर जो वॉर चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच, ये लगातार काफ़ी लंबे समय से लड़ाई चल रही है। इसमें अमेरिका भी शामिल हो चुका है। तो यहाँ पर मिडिल ईस्ट के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर से अमेरिका की जो छत्र छाया है वो कमज़ोर होती हुई जा रही है। अब इसी वजह से मिडिल ईस्ट को कोई ना कोई तो एक सुरक्षा के लिए चाहिए ही चाहिए, और पाकिस्तान उन्हें एक अच्छा ऑप्शन लगा क्योंकि इसके पास परमाणु हथियार भी हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि भविष्य में सऊदी अरब है वो पाकिस्तान के सैनिकों को एक कठपुतली की तरह आगे आने वाले भविष्य में इस्तेमाल करे। तो ये एक वजह, बड़ी वजह है जो हो सकती है कि पाकिस्तान के साथ जो इस प्रकार के जो परमाणु समझौते हैं, जो रक्षा समझौते हैं, वो आखिरकार इस प्रकार के जो बड़े देश हैं वो कर सकते हैं। हालांकि अगर तुर्की की बात करी जाए तो तुर्की पहले से ही पाकिस्तान का समर्थक रहा है और पाकिस्तान के साथ इसके संबंध भी रहे हैं, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंधु चला था तो उस दौरान हमने देखा था कि यहाँ पर जिस प्रकार से भारत के अंदर जो ड्रोन अटैक हुए थे, हालांकि भारत के अंदर कोई ड्रोन इतना ज़्यादा नहीं आया, उन्हें इंटरसेप्ट कर लिया गया था ज़्यादातर को, लेकिन कुछ ड्रोन आए थे। वो ड्रोन्स थे वो टर्की के थे, और टर्की बैकग्राउंड से पाकिस्तान को गाइड कर रहा था कि उसे क्या करना है। तो पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा औकात नहीं है कि वो भारत के ऊपर इस प्रकार से करे। और अगर ये जो समझौते हो रहे हैं वो समझौते भी इतने ज़्यादा कारगर नहीं रहने वाले हैं जितना आप सोच रहे हो कि पाकिस्तान के साथ ये समझौता हो गया तो आने वाले भविष्य में भारत खतरे में पड़ जाएगा। भारत को बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भविष्य में जितने भी युद्ध लड़े जाएंगे वो अब तकनीक के माध्यम से, एआई इंटेलिजेंस के माध्यम से, इसके साथ ही साथ एक मजबूत सैन्य शक्ति के माध्यम से लड़े जाएंगे। और पाकिस्तान की स्थिति इतनी मजबूत भी नहीं है कि वो एक इतने शक्तिशाली देश भारत जैसे देश के सामने टेक सके। वो जितने भी देशों के साथ इस प्रकार के संबंध बनाएगा ना, कोई भी देश जब जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान को बिल्कुल भी सहयोग नहीं करने वाला है। जिस प्रकार से पाकिस्तान का हाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ था, वही हाल जो है आपको भविष्य में भी देखने को मिल सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिस प्रकार से मैंने आपको एकदम डिटेल से बता दिया कि त्रिपक्षीय समझौता जो हुआ है वो समझौता आखिरकार भविष्य में किस प्रकार से इफेक्ट करने वाला है। तो ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।